हेलो दोस्तों, दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने तीसरे वीडियो में मिलेंगे जो जुलाई मंथ की 2025 की करंट अफेयर चल रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अदिति योजना 2025 15 जुलाई 2025 को पानीपत हरियाणा से केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अदिति योजना का शुभारंभ किया है। अदिति का फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डेवलपिंग एनर्जी इफिशियंस टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज स्टेबलाइजमेंट। योजना का उद्देश्य औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और एमएसएमई को वित्तीय व तकनीकी सहायता देकर ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाना, जिससे भारत को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। परिव्यय इसमें किया गया है करीब 1000 करोड़, कार्यान्वयन मंत्रालय विद्युत मंत्रालय की ओर से। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम योजना है। यूपीएससी आरओ एआरओ या वनडे एग्ज़ाम यूपी स्पेशल में जो करंट अफेयर आती है उसके लिए। 4 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है। किसने की है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, यानी कि जो ग्रामीण परिवार क्षेत्र से लोग हैं उन्हें जो रोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना के पहले चरण में 5000 गाँवों के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सहायता भी इसमें जोड़ी गई है। नेक्स्ट है इसमें अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना 2025। कौन सी योजना? अनुसंधान विकास और नवाचार योजना 2025। इसका बजट आवंटन किया गया है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का। नोडल विभाग इसका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। निजी क्षेत्र को अनुसंधान हेतु कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसी में अगली नेक्स्ट योजना है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन बीएलई योजना। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ईएलई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। इस योजना को 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई है। बजट लगभग है 99,446 करोड़। अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। इसी अगले क्रम में है जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना 2000 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात राज्य। कौन पहला राज्य बना है? गुजरात राज्य। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला, जिसकी घोषणा 16 जुलाई 2025 को राज्य के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेर डिंडोर ने की है। किसने की है? डॉक्टर कुबेर डिंडोर ने। इसी क्रम में इसका उद्देश्य है आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिम की पहचान करना और जनजातीय समुदायों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य समाधान प्रदान करना। इस परियोजना के तहत राज्य के 17 जिलों के 2000 जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया गया है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट का हिस्सा है। इसी क्रम में नेक्स्ट है भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना। भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
विश्व बैंक द्वारा जारी स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत गिनी सूचकांक के आधार पर विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। वर्ष 2022-23 में भारत का गिनी स्कोर 25.5 रहा। भारत से आगे स्लोवाक गणराज्य जो 24.1 और स्लोवेनिया 24.3% और बेलारूस 24.4% ही भारत से अधिक समानता वाले देश हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है, पिछले 11 वर्षों में भारत के मछली उत्पादन में 104% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने घोषणा की है कि भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन से अधिक बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। शीर्ष मछली उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि शीर्ष मछली उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, 3 शीर्ष मछली उत्पादक राज्य। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी वर्ल्ड लेवल पे करता है, जिसके साथ भारत का स्थान कितना है, दूसरे नंबर पे भारत का स्थान है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट है, इसी क्रम में भारत ने हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट तक पहुंच गई है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के से जो ऊर्जा बनाई गई है वो भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगा तक पहुंच गई है। इसमें से 50.08% 243 गीगावाट विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होती है हमें। भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत वर्ष 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित रखने का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे, भारत ने बाघों की आबादी में 24% की वृद्धि की है। 2018-22 की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने बाघों की जो आबादी थी उसमें 24% की वृद्धि की है। ये अच्छा सुधार है बाघों की स्थिति में। 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2018 के अनुसार 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो 24% की वृद्धि एक काफ़ी वृद्धि है। जो बाघों की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर भारत की स्थिति भी ठीक रहेगी और पारिस्थितिक लेवल पर भी। इसी क्रम में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जो यूपीआई भारत का है वो दुनिया में नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन या क्वेश्चन मान लें ये कि वनडे एग्जाम में या आरओ में जो आगामी परीक्षा होनी है उसमें आने के बहुत अधिक चांस हैं। आईएमएफ के एक नोट बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान अंतर संचालनीयता का मूल्य के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कभी कभी आ जाता है एग्जामों में। को एनसीपी ने 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। जो यूपीआई है उसे लॉन्च कब किया गया था ये भी एक क्वेश्चन बनने के चांस है। जिसे एनपीसीआई ने किसने लॉन्च किया था, एनपीसीआई ने 11 अप्रैल 2016 को
लॉन्च किया था। वैश्विक स्तर पर यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में ये वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को बनाए हुए है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत की पहली समुद्री क्षेत्र विशिष्ट की एनबीएफसी और एसएमएफसीएल रिपोर्ट। क्या है इसके बारे में? 27 जून 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय पहुंच को मजबूत करना है। इसका क्या उद्देश्य है? भारत में समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके उद्देश्य को हमें मजबूत करना है। भारत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय पहुंच को भी मजबूत करना एक हमारा इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। तो यह एक मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ये क्या है? एक मिनी रत्न श्रेणी 1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे तलाश पहल। एक तलाश पहल जारी की गई है, किसने की उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर एक नई पहल तलाश शुरू की है। NESTS नेस्ट केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। NESTS जो संस्था है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सहायता करना, इसका मुख्य उद्देश्य वो अच्छा उद्देश्य है। तलाश वो वर्ड है उसका फुल फॉर्म है ट्रिबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। ट्रिबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना। है बहुत ही यूपी स्पेशल के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आगरा में जो एक जून 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी के आगरा जनपद स्थित सिगना, आगरा में कहाँ? सिगना में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना को मंजूरी दी है। वैश्विक स्थान चीन आलू में प्रथम उत्पादनकर्ता, भारत दूसरे स्थान पर। यानी कि जो आलू उत्पादनकर्ता में वैश्विक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। यूपी, अच्छा भारत में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे क्या है? यूपी। 30% आलू उत्पादन यूपी में ही होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 24% आलू उत्पादन होता है और बिहार में 18%। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल के शिमला में स्थित है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। आपको एक बात बता दें कि केंद्रीय आलू केंद्र की जो क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का ये क्वेश्चन है, जस्ट 2025 में जो 12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है UPPCS का, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आया था। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम पढ़ेंगे, कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही होंगे। कोई फालतू के क्वेश्चन यहाँ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हरेला उत्सव। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में पारंपरिक हरेला पर्व के अवसर पर राज्य भर में 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सबसे पहली बात है कि हरेला पर्व उत्सव होता कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में क्या है, एक पारंपरिक पर्व के रूप में
इसे मनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उसी दिन 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाए तो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आगे याद रखेंगे एग्जाम के लिए, से अच्छा है हरेला पर्व उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता? हरेला पर्व। ठीक है, नेक्स्ट है स्माइल बी कार्यक्रम। स्माइल बी कार्यक्रम क्या है? 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इंदौर में स्माइल बी उप योजना पर केंद्रित एक राष्ट्रीय कार्यशाला एवं अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, स्माइल बी का आयोजन कहाँ किया है? एमपी के इंदौर में, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को सशक्त बनाना। ये बहुत ही अच्छा काम है, इंदौर सरकार ने चलाया है। जो लोग भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं उसे अपना उसी में जुड़े हुए हैं, जो भिक्षावृत्ति को अपना जीवन समझते हैं, उन व्यक्तियों को पुनर्वास, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें उस चीज़ से बाहर निकालना के लिए ये योजना चलाई गई है। किसके द्वारा? इंदौर राज्य के द्वारा, इंदौर शहर के द्वारा। इंदौर को स्माइल पहल के तहत भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है। वहाँ पर इस योजना को चलाने के बाद यानी कि पहली बार ये योजना वहाँ चलाई गई, तो पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर भी घोषित किया गया। कौन? इंदौर। अक्टूबर 2023 में शुरू गई स्माइल योजना का उद्देश्य वंचित व्यक्तियों को पुनर्वास, शिक्षा, परामर्श और आजीविका के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाना है। मतलब जो लोग भिक्षावृत्ति में, बच्चे बड़े जो जुड़े हैं, उन्हें सामाजिक जो धारा है, शिक्षा, संस्कृति, आजीविका के माध्यम से उन्हें सरकार अपने स्तर पे आगे लाए। इसी क्रम में नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। जो पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हुई है 27वीं, वो जुलाई माह में हुई है। किस डेट को? 12 जुलाई को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड के रांची में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। इसी में पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है उसको नक्सलवाद मुक्त कर दिया है सरकार ने। भारत का लक्ष्य 31 मार्च 26 तक पूरे देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत को किस वर्ष तक नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सलवाद मुक्त बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। नोमैड विलेज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 15 जुलाई 2025 को सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज आधिकारिक रूप से उद्घाटित किया गया। कहाँ हुआ? सिक्किम के पाक्योंग में। जो एक डिजिटल नोमैड विलेज, अच्छा शब्द है, आ सकता है एग्जाम में। सिक्किम के पाक्योंग जिले में याकटेन गांव में। डिजिटल नोमैड वे लोग होते हैं जो इंटरनेट की मदद से किसी भी स्थान से काम कर सकते हैं। जो लोग एक जगह बैठकर कई जगह के काम एक जगह बैठकर कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, उन्हें हम क्या कहते हैं? नोमैड। बिना किसी स्थायी ऑफिस या स्थान पर निर्भर होते हुए। डिजिटल नोमैड विलेज ऐसी जगह होती है जहां दूर से काम करने वाले पेशेवरों के लिए उपयुक्त कार्यस्थल, बेहतर कनेक्टिविटी और सामाजिक संस्कृति समायोजना उपलब्ध हो। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। ये सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके जो पॉइंट हैं वो आप पढ़ लीजिएगा दोबारा से और कई बार पढ़िएगा, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण ही कराए जा रहे हैं। गज मित्र योजना
11 जुलाई 2025 को असम कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना को मंजूरी दी है। जो मानव है और मतलब इंसान और हाथियों के मध्य पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिससे हाथियों को बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो गजमित्र योजना असम राज्य के में शुरू। इसी क्रम में हम